फिल्म की शुरुआत 2008 में होती है, जहां हम देखते हैं कि एक औरत एक बड़े से हमाम दस्ते में कुछ पीस रही थी और साथ ही कोई मंत्र पढ़ रही थी। पास ही पिंजरे में कुछ कौवे बंद थे। कुछ देर बाद वो औरत कुछ कटे हुए और प्रोसेस किए हुए कौवों को पीसने के लिए हमाम दस्ते में डालती है। जैसे ही वो उन कौवों को पीसना शुरू करती है, पिंजरे में बंद जिंदा कौवे बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। सीन यहाँ कट होकर मिसेस सुदर्सी फ्राइड चिकन की ब्रांच नंबर 14 पर आता है, जहां बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं। ये देखकर मालिक यानी मिसेस सुदर्सी और उनके हस्बैंड तरियादी बहुत खुश हैं। रात को घर पर जब सुदर्सी ड्रैगन फ्रूट काट रही थी और उसका हस्बैंड बर्तन साफ कर रहा था, तभी सुदर्सी को वहां एक कौवा दिखाई देता है। कौवे को देखते ही उसके अंदर कुछ अजीब होने लगता है और वो नाइफ लेकर अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ने लगती है। सुदर्सी को देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है। तरियादी अपने काम में मग्न था और सुदर्सी को थैंक्स बोलते हुए कहता है कि उसकी हार्ड वर्क की वजह से ही आज वो लोग इतने खुश हैं। इधर सुदर्सी जैसे ही नाइफ चलाने वाली होती है, अचानक उसका होश लौट आता है। घबराकर सुदर्सी वहां से चली जाती है। वो जाकर एक मिरर के सामने अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसका हस्बैंड आकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। डर के मारे तरियादी अपनी दोनों बेटियों माया और वुलन को मदद के लिए पुकारता है। इसी बीच सुदर्सी आंखें खोलती हैं और अजीब हरकतें करते हुए बोलने लगती है, मेरी आंखें बंद हैं, कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। सीन यहाँ कट होकर 2 साल आगे चला आता है। हम डॉक्टर रोनी को देखते हैं, जो तरियादी से कहता है कि घर चलो, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। फिर वो घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम तरियादी की दोनों बेटियों माया और वुलन को देखते हैं। इधर तरियादी के घर पहुंचते ही माया और वुलन 2 साल बाद अपने पापा को देखकर दौड़ते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। पापा अपनी छोटी बेटी वुलन को इतना बड़ा होता देखकर बहुत खुश होते हैं। माया डॉक्टर रोनी यानी अपने मामा को थैंक्स बोलती है पापा को वापस लाने के लिए। मामा बताते हैं कि पापा की मेंटल कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छी और स्टेबल है, पर उन पर नजर रखनी होगी। अंकल एडवाइस देते हैं कि पापा के सामने वो पुरानी बात यानी सुदर्सी के पोसेस्ड होने वाली घटना पर कोई डिस्कशन न किया जाए। इसके बाद अंकल जब उनकी माँ का हाल पूछते हैं तो माया बताती है कि माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है। वो बताती है कि माँ ने आजकल खाना पीना बहुत कम कर दिया है। माया को उम्मीद है कि पापा के वापस आने से शायद माँ को अपनी बीमारी से लड़ने की ताकत मिल जाए। फिर माया अंकल से पूछती है कि क्या वो माँ से मिलना चाहेंगे। इसी बीच अंकल की वाइफ का फोन आ जाता है। फोन पर बात करने के बाद अंकल माया को बताते हैं कि उन्हें जल्दी घर निकलना होगा। माया उन्हें डिनर के लिए रुकने की रिक्वेस्ट करती है, पर अंकल रुक नहीं सकते क्योंकि उनकी वाइफ घर पर वेट कर रही हैं। माया उन्हें थैंक्स बोलकर विदा करती है। रात को डिनर टेबल पर तरियादी माया की पढ़ाई का हाल पूछता है और उसे स्टडीज पर फोकस करने को कहता है। तरियादी उम्मीद जताता है कि वो और सुदर्सी दोनों अपनी बेटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी में जरूर शामिल होंगे। ठीक तभी तरियादी की नजर सुदर्सी की खाली चेयर पर पड़ती है। तरियादी माया से पूछता है कि क्या उसकी माँ अभी भी रेस्टोरेंट में है, तो माया बताती है कि माँ बेडरूम में है। रात को तरियादी एक म्यूजिक प्ले करता है और अपनी बीवी के लिए अपना गहरा प्यार और तड़प जाहिर करता है। वो कहता है कि वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। दूसरी तरफ गाने की आवाज सुनकर माया की नींद खुल जाती है। इतनी रात को म्यूजिक बजता सुनकर माया चेक करने निकलती है कि आखिर कौन गाना बजा रहा है। माया अपनी माँ के रूम में जाकर देखती है कि उसके पापा म्यूजिक प्ले करके अकेले ही नाच रहे हैं और माँ बेड पर पड़ी है। पापा की ये हालत देखकर माया इमोशनल हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी उसे एक कौवे की आवाज सुनाई देती है। माया विंडो का कर्टेन हटाती है तो देखती है कि उसके पापा बाहर खड़े हैं। माया हैरान रह जाती है कि उसने अभी तो पापा को माँ के रूम में देखा था, तो वो अचानक बाहर कैसे चले गए। खैर, माया जल्दी से घर से बाहर आती है, लेकिन उसके पापा एक अजीब सी हंसी हंसते हुए दौड़ते हैं और अपना सर एक लोहे की रॉड पर पटक देते हैं। रॉड उनके माथे से घुसकर सर के पीछे से बाहर निकल जाती है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन पापा के फ्यूनरल के बाद माया वहां मौजूद सभी लोगों को विदा करती है। ठीक तभी एक कार को आते देख माया घबरा जाती है और अपने अंकल को फोन करती है। अंकल रोनी उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि आज एक अर्जेंट सर्जरी की वजह से वो नहीं आ सकते, पर कल जरूर आएंगे। इसी बीच कार से 3 लोग उतरते हैं। ये सुदर्सी के सौतेले भाई बहन हैं। वो घर में घुसते ही डिस्कस करने लगते हैं कि माया के लिए अकेले इतना बड़ा घर संभालना बहुत मुश्किल है। वो प्लान बनाते हैं कि माया को समझा बुझाकर घर बेच दिया जाए और पैसे आपस में बांट लिए जाएं। उनके बीच पुश्तैनी जायदाद को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। वो अपनी पर्सनल फेलियर्स, डिवोर्स के खर्चों और बिजनेस में हुए नुकसान को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इसके बाद सुमरनी माया की माँ को देखने उनके रूम में जाती है। सुमरनी सुदर्सी के बालों को सहलाती है, लेकिन माया उसे रोकती है और कहती है कि उसकी माँ को आराम की जरूरत है।
सुमरनी सुदर्शी के कान में कुछ फुसफुसाती है। जाने से पहले सुमरनी सुदर्शी के रूम में रखे मिरर की तरफ बार बार अजीब तरीके से देखती है। माया अपनी बीमार माँ को पहुंचते वक्त इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि वो माँ की आवाज और यहाँ तक कि उनकी डांट को भी बहुत मिस कर रही है। वो माँ से विनती करती है कि वो इस बीमारी से लड़कर जल्दी ठीक हो जाएं। छोटी बहन वुलन आकर माँ की तबीयत के बारे में पूछती है तो माया उसे तसल्ली देती है और कहती है कि जब अंकल रोनी आएंगे तो उनसे इस बारे में पूछ लेना। इसके बाद माया सुदर्शी के भाई बहनों से बात करती है और उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपनी माँ की देखभाल करनी है। इस बात पर सुसिप तो भड़क जाता है और माया को बदतमीज कहता है। बांग दावा करता है कि फैमिली होने के नाते वो लोग दुख बांटने आए हैं। वो माया को समझाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि ये सही वक्त नहीं है, फिर भी उन्हें कुछ जरूरी बातों पर डिस्कशन करना है। सुसिप तो लॉजिक देता है कि उसकी माँ के इलाज के लिए अभी बहुत सारे कैश की जरूरत है, इसलिए घर बेचकर पैसे आपस में बांट लेना और किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाना ही समझदारी होगी। माया सख्ती से कह देती है कि घर बेचना है या नहीं, ये पूरी तरह से उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है। वो गुस्से में कहती है कि अगर उन्हें ये घर चाहिए ही तो उन्हें माँ के ठीक होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, वो लोग और बात बढ़ाए बिना वहां से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। रास्ते में वो लोग डिस्कस करते हैं कि माया की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा और सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। वो लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचकर परेशान थे। इसी बीच सुमरनी सुदर्शी के बाल दिखाती है जो उसने मिलते वक्त चुपके से निकाल लिए थे। रात में सोते वक्त वुलन को अपने पापा की याद आती है। माया उसे तसल्ली देती है और पापा की आत्मा की शांति के लिए दुआ करने को कहती है। अचानक बाहर बारिश शुरू होती है तो छोटी वुलन टेंशन में आ जाती है कि शायद उसके पापा बाहर बारिश में भीग रहे होंगे। आधी रात को जब लाइट चली जाती है तो माया रोशनी के लिए रूम से बाहर निकलती है। माया किचन में जाकर जैसे ही लाइट जलाती है हम उसके ठीक पीछे सुदर्शी को खड़ा देखते हैं, लेकिन लाइट जलाकर जब माया पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं होता। खैर, माया लाइट लेकर वापस रूम में आ जाती है। ठीक तभी उसे रूम के अंदर एक कौवा दिखाई देता है। माया विंडो की तरफ देखती है जो पूरी तरह बंद थी। माया कौवे को पकड़ने के लिए जैसे ही बेडशीट फेंकती है वहां उसे अचानक अपने पापा दिखाई देते हैं जिनके चारों तरफ बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर माया की बोलती बंद हो जाती है। ठीक तभी उसकी नींद खुल जाती है और माया को समझ आता है कि ये बस एक बुरा सपना था। अगले दिन सुबह घर के खर्च और माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के मकसद से माया पुराना फर्नीचर बेचने के लिए कुछ लोगों को बुलाती है। बायर सभी सामान के लिए 4 मिलियन रुपया का रेट लगाता है। माया 4.5 मिलियन मांगती है पर बायर अपने रेट पर ही अड़ा रहता है। ठीक तभी बायर की नजर माया की माँ के उस बड़े से हमामा दस्ते पर पड़ती है। वो आदमी उसे भी खरीदना चाहता है और रेट बढ़ाकर टोटल 6 मिलियन रुपया देने को भी राजी हो जाता है, लेकिन माँ की यादों से जुड़ी उस चीज को माया किसी भी हाल में बेचने को तैयार नहीं होती, इसलिए वो बाकी का फर्नीचर लेकर चला जाता है। इसके बाद माया अपनी बीमार माँ की देखभाल करने की तैयारी करती है। माँ की पीठ पहुंचते वक्त माया को वहाँ एक अजीब और बहुत बड़ा सा जख्म दिखता है जो कल तक नहीं था। ये देखकर माया बुरी तरह डर जाती है और अंकल के आने का वेट करने लगती है। अंकल के आते ही वुलन दौड़कर उनके पास जाती है। अंकल रोनी छोटी वुलन को एक टॉय स्टेथोस्कोप गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि जब वो वहाँ नहीं होंगे तो वुलन डॉक्टर बनकर अपनी माँ का चेकअप करे। रोनी माया को उसकी माँ का जख्म साफ करने के लिए मेडिसिन देते हैं। रोनी जैसे ही माया की माँ के रूम में कदम रखते हैं उनकी नजर उस मिरर पर पड़ती है और वो अंदर न जाकर माया से बात करने के लिए उसे बाहर ले आते हैं। उनके बाहर जाते ही सुदर्शी अजीब तरीके से अपनी आंखें खोल लेती है। बाहर आकर रोनी माया को वार्न करते हैं कि माँ के रूम का मिरर किसी कपड़े से ढक दिया जाए या फिर रूम से निकाल दिया जाए। उन्हें शक है कि माया के पापा की मौत के पीछे उस आईने का ही कोई राज छिपा है। रोनी उनकी फैमिली हिस्ट्री का एक डार्क सीक्रेट खोलते हैं। वो बताते हैं कि माया के नाना की 3 बीवियां थीं, जिनमें से सोयमिनी और तोयमिराह की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। उनकी डेड बॉडी किसी को देखने नहीं दी गई थी और कॉफिन बंद रखकर ही दफन कर दिया गया था। रोनी बताते हैं कि उन्होंने लोगों से सुना है कि उनके नाना ने अपनी दोनों बीवियों की शैतान के आगे बलि दे दी थी। रोनी को पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, पर एक दिन उन्होंने अपने पापा को उन दोनों माओं की कब्र के सामने एक अजीब सी कसम खाते हुए सुना था। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माया के नाना एक मुर्गी का गला काटकर उसका खून पीते हैं और फिर अपना हाथ काटकर खून एक अजीब सी छलनी के ऊपर गिराते हैं। इसके बाद वो उस हमामा दस्ते के ऊपर लेटकर बार बार किसी मंत्र की तरह बोलते हैं, मुझे हमेशा के लिए अपने पास ले लो। ये सुनते ही उस मिरर से एक सुपरनेचुरल एंटिटी बाहर आती है और माया के नाना को हमामा दस्ते में पीसने लगती है।
ये सब छोटा रोनी दरवाजे के बाहर से छुपके से देख लेता है। रोनी बताता है कि आज माया की माँ के बेडरूम में जो मिरर है वो वही मिरर है जो उसने सालों पहले अपने पापा के फार्म पर देखा था। रोनी उस एंटिटी का नाम पेरे वांगन बताता है। वो बताता है कि उसके पापा ने दौलत के लालच में एक शैतान पाला हुआ था जिसे रेगुलर सैक्रिफाइस देना पड़ता था। माया बुरी तरह डर जाती है और रोनी से पूछती है कि इन सब का उसकी माँ से क्या कनेक्शन है। रोनी जवाब देता उससे पहले ही उसकी वाइफ यानी का कॉल आ जाता है। रोनी सुदर्शी के घर पर होने की बात छुपाता है और झूठ बोलता है कि वो एक पेशेंट देख रहा है और जल्दी घर लौट आएगा। माया समझ जाती है कि रोनी ने अपनी वाइफ से सच नहीं बोला। रोनी माया को मदद का वादा करता है और किसी भी खतरे में फोन करने को कहता है। जाते वक्त वो एक बार फिर याद दिलाता है कि आईने को ढक कर रखना। ठीक तभी हम घर के अंदर उस पेरेवांगन शैतान की प्रेजेंस फील करते हैं। माया अपने मामा के कहे मुताबिक मिरर ढकने जाती है, पर दरवाजा खोलते ही वो माँ के ठीक पीछे उस शैतान को देखती है। माया डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वो रोनी को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो फोन नहीं उठाता। इधर वुलन अपने टॉय से माँ का चेकअप करने की जिद करके माँ के रूम में जाना चाहती है, पर माया उसे रोक देती है। अचानक माँ वुलन को आवाज देती है, जिसे सुनकर वुलन दौड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। माया भी डरते डरते माँ के रूम की तरफ बढ़ती है। खैर वो हिम्मत जुटाकर रूम में घुसती है तो देखती है कि माँ वुलन को प्यार कर रही है। माँ अजीब तरीके से माया को केबाया यानी ट्रेडिशनल ड्रेस लाकर देने को कहती है। माया डरी हुई होने के बावजूद अलमारी से वो ड्रेस निकाल कर देती है। फिर माया डरते डरते अपनी माँ की पीठ चेक करती है और हैरान रह जाती है क्योंकि माँ की पीठ का वो बड़ा सा जख्म अजीब तरीके से पूरी तरह ठीक हो चुका था। माया हैरान होती है। तभी माँ उससे पूछती है क्या माया अपनी माँ को ठीक देखकर खुश नहीं है। उधर रोनी एक शमन से बात करता है। रोनी को पूरा यकीन है कि इन सब के पीछे पेरेवांगन ही है, क्योंकि बचपन में उसने उस शैतान को अपने पापा को निगलते हुए देखा था। वो उस शमन को आने के लिए कहता है। इसके बाद रोनी एक रेलवे क्रॉसिंग पर सिग्नल होने की वजह से अपनी कार रोकता है। ठीक तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है, लेकिन कॉल रिसीव करते ही उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ से उसकी वाइफ की नहीं बल्कि उस पेरेवांगन शैतान की आवाज आ रही थी। ये सुनकर रोनी हिप्नोटाइज हो जाता है। कार से उतरकर सीधा रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो जाता है। एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और उसे कुचल देती है और यहीं रोनी की मौत हो जाती है। इधर माया अपनी माँ को वो खास ड्रेस पहनाती है और दोनों बहनें माँ को गले लगा लेती हैं। माया की माँ तब मिरर में खुद को देखना चाहती है। माया अपनी माँ को उस मिरर के सामने खड़ा कर देती है। उसी रात जब माया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वुलन बेड पर नहीं है। वुलन को ढूंढते ढूंढते माया बाहर आती है और देखती है कि वुलन जैसा कोई बेडशीट से खुद को ढककर अजीब तरीके से खड़ा है। माया जैसे ही बेडशीट हटाती है, वुलन उसे अचानक डरा देती है। वुलन माया को बताती है कि वो माँ के साथ खेल रही है। फिर वो दौड़कर वापस माँ के रूम में चली जाती है। माया भी डरते डरते आगे बढ़ती है। तभी हम माया के पीछे उस बेडशीट के नीचे फिर से किसी को देखते हैं, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। खैर माया माँ के रूम में जाकर देखती है कि वुलन डॉक्टर बनकर माँ का चेकअप कर रही है। सुदर्शी तब पूछती है कि अंकल रोनी अब क्यों नहीं आ रहे। तभी माया के मोबाइल पर आंटी का कॉल आता है। माया बात करने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, सुदर्शी अजीब तरीके से हंसने लगती है। माया के फोन उठाते ही आंटी अपना सारा गुस्सा निकाल देती हैं। वो बताती हैं कि उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। वो माया की फैमिली को मनहूस कहकर गाली देती है और बद्दुआ देती है। माया अपने अंकल रोनी की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है। अगले दिन सुमरनी, सुसिप्तो और बामबांग रोनी के फ्यूनरल से लौट रहे थे। सुसिप्तो इस बात पर गुस्से में था कि रोनी की वाइफ ने उन्हें अपने ही भाई के फ्यूनरल से निकाल दिया। वो लोग अब बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि पहले माया के पापा और अब रोनी, एक के बाद एक मिस्टीरियस मौत हो रही है। उन्हें डर सता रहा है कि अब फैमिली में अगला नंबर किसका होगा। उम्र के हिसाब से जब वो एक दूसरे को अगला शिकार बताने लगते हैं तो उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक तभी वो तीनों बाल बाल एक भयानक एक्सीडेंट से बचते हैं। रात को सुसिप्तो और बामबांग चुपके से सुदर्शी के घर के आंगन में आते हैं। वो लोग सुदर्शी पर ब्लैक मैजिक करने का सामान गाड़ने आए थे। जैसे ही सुसिप्तो मिट्टी खोदना शुरू करता है, हम उनके पीछे एक अजीब औरत को देखते हैं जो दूर से उन पर नजर रखे हुए थी। खैर ब्लैक मैजिक का सामान गाड़ने के बाद वो वहां से जल्दी से भाग निकलते हैं। सुसिप्तो घर पहुंचकर सुमरनी को फोन पर कंफर्म करता है कि काम पूरा हो गया है। ठीक तभी उसे रूम में किसी अजीब चीज की प्रेजेंस फील होती है। उसके रूम की लाइट्स अजीब तरीके से हिलने लगती हैं। सुसिप्तो डरकर हाथ में एक तलवार उठा लेता है और चिल्लाकर उसे सामने आने को कहता है। वो पूरे रूम में तलाशी लेने लगता है। तभी अचानक उसे उस शैतान के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अचानक अलमारी के नीचे से एक डेमोनिक हाथ निकलकर सुसिप्तो का पैर पकड़ लेता है। सुसिप्तो भी अपने हथियार से लगातार वार करने लगता है।
फिर उसे एहसास होता है कि वो इतनी देर से अपने ही पैर पर वार कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर कटकर अलग हो गया है। तभी वो शैतान अलमारी से खौफनाक तरीके से बाहर आता है और खून से लथपथ सुसिप्तो को घसीट कर ले जाता है। सीन यहाँ कट होकर अगले दिन सुबह पर आता है। हम देखते हैं कि माया ने उस मिरर को एक पर्दे से ढक दिया है। ठीक तभी माया के फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाने से पहले माया की नजर वुलन पर पड़ती है, जो अपनी माँ को चम्मच से कीड़े खिला रही थी। वो जल्दी से जाकर वुलन के हाथ से चम्मच फेंक देती है, पर असल में चम्मच में कोई कीड़े नहीं थे। लेकिन वुलन इस बात से उदास होकर बाहर आती है और रोने लगती है। माया रो रो कर वुलन से माफी मांगती है। वो इमोशनल होकर कहती है कि वुलन के अलावा उसका और कोई नहीं है। वुलन माया से प्रॉमिस लेती है कि वो आगे से कभी उस पर नहीं चिल्लाएगी। उसी रात जब माया सो रही थी तो हम उसके बेड पर एक कौवा देखते हैं। माया की नींद खुलती है तो कौवे को देखकर वो डर जाती है और उसे अपने तकिए के नीचे कुछ फील होता है। तकिया हटाते ही माया को वहां एक मरा हुआ कौवा दिखाई देता है। कौवे को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीस दिया हो। ये देखकर माया को उल्टी आ जाती है और उल्टी के साथ कौवे की आंतें और पंख बाहर निकल आते हैं। वो अपने चेहरे पर लगा खून देखकर घबरा जाती है और उसे पानी से धो लेती है, लेकिन बार बार पानी से धोने के बाद भी वो खून के निशान उसके चेहरे से नहीं जाते। ऐसे कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसके चेहरे से खून के निशान और बेसिन से कौवे की आंतें गायब हो जाती हैं। इधर वुलन उठकर रूम से बाहर चली जाती है और माया जब वॉशरूम से लौट रही होती है तो उसे फिर से कौवे की आवाज सुनाई देती है। माया आगे जाकर देखती है कि एक कौवा खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ा है। फिर वो विंडो का कर्टेन हटाकर देखती है तो विंडो का ग्लास अजीब तरीके से टूटकर उसमें एक होल बन गया था और बाहर उसे वुलन दिखाई देती है। माया वुलन को आवाज देती है, पर वुलन कोई जवाब नहीं देती तो माया दौड़कर बाहर आती है। माया देखती है कि वुलन एक वेल के ऊपर चढ़ रही है। खैर, कुछ बुरा होने से पहले ही माया उसे वहां से उतार लेती है। माया जल्दी से वुलन को घर के अंदर ले जाती है। उनके जाने के बाद जब कैमरा वेल के अंदर पैन होता है तो हमें वहां सुदर्शी दिखाई देती है। घर के अंदर आकर माया वुलन को सुला देती है और माँ के रूम में जाती है। माँ के रूम का दरवाजा खुलते ही आईने पर से पर्दा गिर जाता है। माया आईने में अपनी माँ को जगा हुआ देखकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाकर देखती है कि माँ तो सो रही है। माया अब हिम्मत करके चुपके से वो आईना माँ के रूम से बाहर निकाल लाती है। आईना बाहर लाते वक्त हमें उस शैतान का रिफ्लेक्शन आईने में दिखता है जो सीलिंग से चिपका हुआ था। आईने को घर के बाहर लाकर माया उसे तोड़ने की कोशिश करती है। वो पत्थर से मारती है और यहाँ तक कि एक डंडे से भी वार करती है, पर आईना किसी भी तरह नहीं टूटता। हार मानकर माया आईना वहीं छोड़कर घर में चली जाती है। माया के जाते ही पेरेवांगन आईने के पास आता है। अगले दिन सुबह माया अपनी माँ के रूम में घुसती है तो देखती है कि आईना वापस अपनी पहले वाली जगह पर रखा हुआ है। माया खुद को नॉर्मल दिखाते हुए वुलन को फ्रिज से ड्रैगन फ्रूट लाने को कहती है, क्योंकि माँ को वो बहुत पसंद है। इसके बाद माया अपनी माँ के कपड़े बदलना चाहती है। माँ तब बताती है कि वो अपना फेवरेट ग्रीन केबाया पहनना चाहती हैं। माया वो ग्रीन केबाया माँ को पहनाते वक्त डरते डरते उनकी पीठ चेक करती है और वहाँ फिर से वो खौफनाक जख्म देखती है। तभी माँ उन्हें उनकी मौत की खबर सुनाती है। ये सुनकर माया बुरी तरह डर जाती है और वुलन को लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वुलन जिद पर अड़ जाती है क्योंकि वो अपनी माँ को ड्रैगन फ्रूट खिलाना चाहती है। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, लेकिन वुलन एक नहीं सुनती और दौड़कर अपनी माँ के रूम में चली जाती है। रूम में घुसकर वुलन देखती है कि माँ का शरीर हरा हो चुका है। ये देखकर अब वुलन भी अपनी माँ से डरने लगती है। खैर, माया आकर वुलन को बाहर निकाल लेती है। वो दौड़कर कार में बैठते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में खाली सड़क पर सिग्नल देखकर माया कार रोकती है। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आती है, जिसे भिखारी समझकर माया उसे पैसे देती है, लेकिन वो औरत कहती है कि उसे पैसे नहीं, आत्मा चाहिए। माया बिना कुछ बोले कार की स्पीड बढ़ा देती है। अचानक वो औरत चलती कार के बाहर फिर से दिखाई देती है। माया और वुलन किसी तरह वहां से बच निकलते हैं और आंटी सुमरनी के घर पहुंच जाते हैं। वो रोते हुए मदद मांगते हैं। आंटी उन्हें जल्दी से अंदर ले जाती है। आंटी बताती है कि मदद करने के चक्कर में उसने सुसिप्तो को खो दिया है, इसलिए उसने अंकल बाम्बांग को बहुत दूर भाग जाने को कहा है। माया इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है। माया अपनी माँ के खौफनाक बदलाव के बारे में बताती है कि माँ की स्किन ग्रीन हो चुकी है और आंखें लाल। आंटी माया को एक कड़वा सच बताती है। वो कहती है कि इस वक्त घर में जो एंटिटी है वो उसकी माँ सुदर्शी नहीं, बल्कि कोई और बुरी शक्ति है। सुमरनी कंफर्म करती है कि माँ के शरीर पर पेरेवांगन ने कब्जा कर लिया है। माया बेबस होकर पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आंटी बताती है कि वो लोग बहुत पहले से ही अपने पापा के उस घर से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि उस घर में ही उनके पापा ने पहली बार उस शैतान के साथ डील की थी। सुमरनी अफसोस करते हुए कहती है कि उस श्रापित मिरर को तो बहुत पहले ही साउथ सी में फेंक देना चाहिए था। जब सुदर्शी का रेस्टोरेंट बिजनेस अजीब तरीके से तेजी से बढ़ रहा था, तभी सुमरनी को शक हो गया था।
सुमरनी को पूरा यकीन है कि माया की माँ ने फिर से उस शैतान को बुलाया था और बदले में शैतान ने किसी अपने की बलि मांगी थी। क्योंकि सुदर्शी तरियादी की बलि देने के लिए राजी नहीं हुई, इसलिए शैतान ने खुद तरियादी की जान ले ली और सुदर्शी की हेल्थ के साथ साथ फैमिली की सारी दौलत भी बर्बाद कर दी। आंटी समझाती है कि माया की माँ ने उस डील को फिर से जिंदा कर दिया जिसे उसके पापा खत्म करना चाहते थे। यह डील आने वाली 7 जनरेशन तक चलती है। उसे लगता है कि माँ को बचाने का वक्त अब निकल चुका है, पर माया और वुलन को बचाने का एक आखिरी मौका बचा है। आंटी माया को एक वाटर पॉट देती हैं जिसमें साउथ सी का मंत्रों से पढ़ा हुआ पानी था। वो माया को इंस्ट्रक्ट करती है कि यह पानी माँ के पैरों से लेकर सर तक पूरे 7 बार डालना होगा। आंटी एक बहुत ही एक्सट्रीम और खौफनाक रास्ता बताती है। अगर पानी डालने से कुछ नहीं होता तो उन्हें अपनी माँ को जिंदा जलाना पड़ेगा। वो माया को याद दिलाती है कि घर में मौजूद वो एंटिटी अब उनकी माँ नहीं है और इस फैमिली की अगली वारिस होने के नाते माया को ही ये श्राप खत्म करना होगा। माया मान जाती है और वुलन को आंटी के पास सेफ छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आंटी कहती है वुलन तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। इसलिए माया वुलन को अपने साथ लेकर निकल पड़ती है। उनके जाते ही सुमरनी एक खौफनाक रिचुअल शुरू करती है। अचानक पेरेवांगन ऊपर से उस पर कूद पड़ता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अगले सीन में माया अपने घर पहुंचकर वुलन को कार के अंदर ही रहने को कहती है और इंस्ट्रक्ट करती है कि वो कार का दरवाजा लॉक रखे, किसी भी हाल में माँ के लिए दरवाजा न खोले और अगर खतरा लगे तो हॉर्न बजाए। माया घर में घुसकर लाइट ऑन करती है तो बल्ब खराब हो जाता है, इसलिए माया एक लैंप जलाकर माँ के रूम में जाती है। माया लैंप रखकर आंटी के बताए मुताबिक उस जगह से पानी डालना शुरू करती है। इधर वुलन किसी को अपनी तरफ आते देख डर कर अपनी सीट नीचे कर लेती है और आंखें बंद कर लेती हैं। वो आदमी आकर विंडो के ग्लास पर नॉक करता है। वुलन आंखें खोलती है तो सामने अंकल रोनी को देखती है। इधर माया 7 बार पानी डालने का काम पूरा कर लेती है। ठीक तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और विंडो से देखती है तो वुलन कार से बाहर निकल चुकी थी। इसी बीच उसकी माँ भी एक खौफनाक रूप में जाग उठती है। इधर रोनी वुलन को लेकर उस सैक्रिफाइस रूम में घुसता है। अंदर घुसते ही उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वुलन के नाना के रूप में वो शैतान वुलन को हमाम दस्ते में डाल देता है। इधर माया दौड़कर वहां पहुंचती है तो देखती है कि वुलन हमाम दस्ते में है और एक तरफ उसकी माँ और दूसरी तरफ उसके नाना खड़े हैं। माया की माँ उससे अपने मरे हुए नाना के हाथ पर किस करने को कहती है। माया के मना करने पर उसकी माँ हमाम दस्ता वुलन की तरफ तान लेती है। मजबूरी में आकर माया आगे बढ़ती है और अपने मरे हुए नाना के हाथ पर किस कर लेती है। उसकी माँ आकर उसके सर पर हाथ फेरती है। ठीक तभी वुलन को होश आता है और वो जोर से चिल्लाती है। वुलन की चीख सुनकर माया को भी होश आता है। वो अपनी माँ पर हमला करती है और वुलन को वहां से दौड़कर भागने को कहती है। माया वहां अपनी माँ को उसी हमाम दस्ते में पीसने लगती है। इन चोटों का असर उसके मरे हुए नाना के शरीर पर भी होता है। सुदर्शी का शरीर बेजान होते ही उसके नाना हवा में गायब हो जाते हैं। माहौल थोड़ा शांत होने पर दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाती हैं और दौड़कर कार में बैठ जाती हैं। ठीक तभी उन्हें उस मिरर की याद आती है, इसलिए माया वुलन को वापस कार में वेट करने को कहती है और स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि वो किसी भी हाल में कार से बाहर ना निकले। वुलन मान जाती है। माया घर में घुसकर जैसे ही मिरर को हाथ लगाती है, पेरेवांगन पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद पेरेवांगन शैतान वुलन पर हमला कर देता है। वुलन किसी तरह वहां से बचकर घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि वो शैतान माया के पास है। तब वुलन दिमाग लगाती है और वो लैंप शैतान पर फेंक कर मारती है, जिससे पेरेवांगन शैतान में आग लग जाती है। फिर वुलन माया को जगाती है। उनकी आंखों के सामने ही आग में जलकर पेरेवांगन का खेल खत्म हो जाता है। अगले दिन आंटी के कहे मुताबिक वो उस मिरर को साउथ सी में फेंक देती है। इसके बाद वो समुंदर किनारे ही अपनी कार में सो जाती है। लेकिन जब वुलन की नींद खुलती है तो उसे माया कहीं नहीं दिखती, इसलिए वो बाहर निकलकर देखती है। वुलन देखती है कि माया एक कौवे को मारकर वहीं बैठी बैठी उसे खा रही है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।